नमस्कार। जेम्स बॉन्ड, आपको जेम्स बॉन्ड का नाम सुनते ही आपके मन में वही चीज़ आता होगा जो हॉलीवुड का मूवी। क्या आपको पता है इंडिया में भी जेम्स बॉन्ड है? और पता नहीं तो मैं आपको आज सारी डिटेल देता हूँ आखिर जेम्स बॉन्ड किसको कहते हैं और हमारे इंडिया में किसको जेम्स बॉन्ड का जो नाम पे आम पब्लिक भी जानते हैं। हॉलीवुड तो छोड़िए, मूवी तो छोड़ दीजिए कि इंसान को हम लोग जेम्स बॉन्ड के रूप में जानते हैं। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया का जेम्स बॉन्ड के बारे में, जिनका नाम है अजीत डोभाल। किसकी बदौलत हम उनको जेम्स बॉन्ड कहते हैं? आखिर मूवी में भी आप देखोगे तो जेम्स बॉन्ड क्यों कहते हैं? जेम्स बॉन्ड वो होता है जो तरह तरह की जो कई कई रूप लेकर कुछ भी खुफिया काम को तसल्ली से उसको निपटाना, वो जेम्स बॉन्ड का काम होता है। ठीक उसी तरह अजीत डोभाल ने भी कई सारे ऐसे काम किए हैं, कभी मोची बनकर तो कभी भिखारी बनकर। वो भी अपने देश में नहीं, दूसरे कंट्री में घुस के वो सारे के सारे कारनामा किए हैं और ऐसे खुफिया जानकारी उन्होंने इकट्ठा की है, जिसकी जो पुलिस की नौकरी होते हुए भी उनको मिलिट्री का उपाधि दिया जा चुका है। 20 जनवरी 1947 को बड़ौली जिला उत्तराखंड में अजीत डोभाल का जन्म हुआ था और उनके पिताजी भी एक मिलिट्री ऑफिसर थे। तो उसकी नाते उनकी पढ़ाई भी क्या अच्छी तरह से हुआ, यूपीएससी पास की। उसके बाद उनकी जो पोस्टिंग हुआ था, पहला आईपीएस पोस्टिंग हुआ था केरला में 1968 को। जैसे उनकी पोस्टिंग केरला में हुआ, 1970 आते वहाँ पे एक दंगा भड़क उठा था, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगा हो चुका था और आपस में लूट तराज भी जोर से चल रही थी। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने अजीत डोभाल को वहाँ पे भेजा आईपीएस के तौर पर। वहाँ पर उन्होंने इस तरह के चाणक्य नीति अपनाया, जैसे बोलते हैं ना, जो आपस का जो सामान लूटा हुआ सामान भी उन लोगों ने आपस में लाके खुद दिए थे। तो उसी को चलते दिल्ली का मुख्यालय जो आईबी सेंटर है इंटेलिजेंस ब्यूरो के, तो वहाँ पे भी उनकी बात पहुँची, तो उनको वहाँ तक पोस्टिंग हुआ। तो वहाँ पे पोस्टिंग होने के बाद आपको पता होगा 1970 के दशक में नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, ये उन तरफ उग्रवाद का बहुत बढ़ावा था। लेकिन सरकार ने अजीत डोभाल को ही वहाँ पे भेजे थे और तब तक उनकी शादी नई नई हुई थी। लेकिन थोड़ी दिन रुकने के बाद उनका पोस्टिंग नागालैंड में हुआ, जो कि हमारे इंडिया में वो मिलना नहीं चाहते थे, वो अलग एक देश बनाना चाहते। तो किसी तरह वहाँ पे भी समझौता किए, वहाँ के जो उग्रवादियों को समझा बुझा कर उन्होंने बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी। तो वहाँ पे भी उनकी बहुत सराहना हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे फिर सिक्किम पे भी तक वहाँ पे वो चीज़ें बढ़ चुका था। फिर सिक्किम में भी वो इस तरह का समाधान किए। 1980 आते खालिस्तानियों का पंजाब में बहुत बोलबाला था। मतलब उन लोगों ने भी चाहता था कि एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए, क्योंकि उनको पाकिस्तान का सपोर्ट मिल रहा था। तब भी अजीत डोभाल ने बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी और उन्होंने एक खुफिया तौर पे वहाँ के जो इंटेलिजेंस से कुछ खुफिया जानकारी ली और उन चीज़ों को भी उन्होंने अच्छे ढंग से निभाया था, मतलब निपटारा किया था। उसके बाद आया हमारा जो 1973 को हुआ था एटम परमाणु जो परीक्षण हुआ था। परीक्षण होने के बाद पाकिस्तान ने भी भड़क उठा था और उन्होंने भी सोचा था कि हम लोग भी ये एटम का परीक्षण करेंगे। तो उन्होंने जर्मनी और चाइना के साथ हाथ मिला था। लेकिन जर्मनी को जैसे ही पता चला कि एंटी इंडिया के थ्रू जा रहा है, तो उन्होंने हाथ पीछे कर दिया। लेकिन चाइना ने पीछे नहीं हटा। लेकिन इंदिरा गांधी ने उनको पाकिस्तान भी भेजे थे। लेकिन पाकिस्तान जाने से पहले किस रूप में गए थे आपको पता है? एक भिखारी की भेष में, भिखारी की भेष में वहाँ पे गए और वहाँ पे जो एटम का जो रिसर्च होता है, वहाँ पे जानकारी लेके आखिर हो तो रहा है ना, एक्चुअली वो परमाणु रिसर्च हो रहा है, तो वही पता लगाने के लिए वहाँ पे गए थे। और उनके सामने उन्होंने बैठ कर भीख भी मांगे थे। लेकिन कुछ दिन वहाँ पे बैठने में कुछ पता नहीं चला। तो उन्होंने क्या लॉजिक लगा कि वहाँ के जो साइंटिस्ट है एक बार्बर, मतलब बाल काटने के लिए एक दुकान पे जाते थे। तो उन्होंने किसी तरह वहाँ का कुछ बाल का सैंपल लेके आए, खुफिया तरीके से हमारे इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास भेजे। वहाँ पे पता चला एक्चुअली हाँ, ये वहाँ पे ही परमाणु रिसर्च सेंटर होता है, जो एक खान रिसर्च सेंटर करके पाकिस्तान में वहाँ पे होता है। आपको पता होगा कांधार एयरपोर्ट जो अपहरण हुआ था, आप सब लोग जानते हो, 1999 को हुआ था, जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस एरोप्लेन में बैठे हुए सारे यात्रियों को किस तरह से सुरक्षित हमारे देश वापस लाना, ये भी जिम्मेदारी वो बेखूबी से निभाए थे। और उसके बाद 2005 को उनकी जो रिटायरमेंट था वो पूरा हो चुका था, तो उन्होंने रिटायर की थी अपनी
ड्यूटी से। लेकिन 2014 को जब अपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बने थे तो उन्होंने खुफिया एजेंसी का जो बोलते हैं ना मिनिस्टर का पोस्ट उनको दे दिए थे, जो मेन पोस्ट रहता है। और जैसे आपको उनकी सबसे बड़ा दुखद बड़ा ये था जो पुलवामा और उरी हमला, आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे उरी और पुलवामा का हमला, और उसका मूवी भी आपने देखी होगी। वहाँ पे मुख्य किरदार कौन है? अजीत डोगले, जो इंडियन जो एयर स्ट्राइक किए थे उस वक्त, जो हमारी जो सोल्जर एक अभिनंदन थे पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर, मतलब उतर के चुके थे कि उनकी प्लेन क्रैश हो चुका था, लेकिन उनको स्वदेश लौटाना किस तरह, कितनी कॉन्फिडेंस में वो बात चल रही थी उस टाइम, और कितना हाईलाइट हुआ था, आप सब लोग को मालूम होगा, शायद मुझे उतनी बोलना जरूरी नहीं पड़ेगी। उसी तरह हमारे अजीत डोभाल को हम लोग जेम्स बॉन्ड के रूप में जानते हैं उनकी कारनामों की वजह से, और वैसे आदमी रहना भी चाहिए हमारे देश में, क्योंकि बोलते हैं जैसे हमारे पटेल साहब को लौह पुरुष के तौर पर मानते हैं, वैसे खुफिया के तंत्र में अगर माने तो हमारे जो अजीत डोभाल साहब है उनको हम लोग जेम्स बॉन्ड के रूप में मानते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आगे शेयर भी ज़रूर करिएगा, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।